जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट को रेगुलर करते हुए अब लगभग रेगुलर वीडियो आएगी। लाइन डिस्टर्ब होने के कारण वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी, छूट जा रही थी। आज से हम लोग वीडियो रेगुलर डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है कि आज हमारा जो बिहार पुलिस का जो सेट है, जो 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रहा है, वो आज तीसरा सेट होगा। और क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, नहीं घटेगी नहीं। जहाँ तक क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। बशर्ते आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। देखिए, जब तक कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो मोटिवेशन थोड़ा सा नहीं मिल पाता है। और अगर एक चीज होगा तो हम लोग वीडियो रेगुलर लेकर के आने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आज सेट की शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, है ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल, है ना, वायुमंडल के ऊपरी परत, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। ये कह रहा कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है ना। तो ऑप्शन है इसका दृष्ट विकिरण से, अवरक्त किरण से, पराबैंगनी किरण से, अंतरिक्ष किरणों से। राइट आंसर इसका होगा, है ना। राइट आंसर होगा इसका, है ना, पराबैंगनी किरण से। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पराबैंगनी किरण। अब देखेंगे कि आखिर ओजोन, है ना, ओजोन का सूत्र क्या होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। किस मंडल में पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है, मंडल में पाया जाता है तो समताप मंडल में। किस मंडल पाया जाता है दोस्तों, समताप मंडल में। समझ में आ रहा है। ओजोन का सूत्र क्या होगा, O3 किस मंडल में पाया जाएगा, समताप मंडल में पाया जाएगा। अगर और आगे हम देखें कि आखिर ओजोन परत का क्षय, है ना, यानी कि ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, वो क्षय होने के कारण CFC गैस है ना। किस गैस के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो CFC गैस के कारण ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। और आखिर ओजोन परत जाकर के CFC गैस कहां से निकलती है, तो CFC गैस जो निकलती है वो रेफ्रिजरेटर से, है ना। CFC गैस कहां से निकलती है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर से, है ना। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। आगे देखेंगे आखिर ओजोन के जो मोटाई मापी जाती है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है ओजोन की मोटाई, तो डॉप्सन के द्वारा किसके द्वारा ओजोन की मोटाई मापी जाती है, तो डॉप्सन के द्वारा ओजोन की मोटाई मापी जाती है। और आगे देखेंगे, क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा, है ना। क्वेश्चन को समझते हुए चलना है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है ना, तो समताप मंडल में, है ना। किस मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन का क्षय का जो मुख्य कारण है वो CFC गैस है। और CFC गैस
कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर से। और CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। अगर और देखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई है ना किससे मापी जाती है ना? तो डॉप्सन से मापी जाती है। किससे मापी जाती है ना? डॉप्सन से मापी जाती है। अगर यहां से निकलेगी तो पारा बैगनी बैगनी किरण किरण पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी पर आएगी आएगी तो रोग होगा हम लोग के। क्या होगा? रोग होगा। और जो रोग होगा वो कैंसर रोग होगा। कैंसर रोग होगा, चर्म रोग होगा। कौन रोग होगा? चर्म रोग होगा। ये सब हम लोग का होगा रोग। समझ में आ रहा है बात को? लिखते चलिएगा, है ना। नेक्स्ट चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा दोस्तों, दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 कह रहा कि सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? तो सूक्ष्म सेल में दो पाए जाते हैं, एक एनोड और दूसरा जाकर के कैथोड, है ना। वो आपको बताना है कि एनोड किसका बना होता है। तो सूक्ष्म सेल का जो एनोड, ऑप्शन ए में ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में कैडमियम, ऑप्शन सी में जास्ता यानी कि जिंक, ऑप्शन डी में सीसा यानी क्या होगा? लेड। राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन ए, यानी कि सूक्ष्म सेल में जो एनोड बना होता है वो किसका बन रहता है? ग्रेफाइट का बन रहता है ना। और जाकर के अगर हम इससे बात करें तो ग्रेफाइट है ना दोस्तों, वो विद्युत के सुचालक है। अधातु है लेकिन विद्युत के सुचालक है। क्या कौन सा धातु जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है ना। अधातु है। क्या दोस्तों? अधातु है ना, लेकिन क्या है? विद्युत का सुचालक है। सुचालक है। अब विद्युत का सुचालक मतलब क्या होता है? कि बिजली आर पार हो जाए उसे क्या बोलते हैं? ना विद्युत का सुचालक बोलते हैं। और खुद से बताइए ना, ग्रेफाइट जो होता है कहाँ रहेगा? कैट पेल्सिन, है ना। कैट पेल्सिन में जाकर के क्या पाया जाएगा दोस्तों? है ना, ग्रेफाइट पाया जाएगा। लेकिन एनोड की तो बात कर लिए, कैथोड की भी बात कर ले। कैथोड, है ना, कैथोड जो रहता है, कैथोड जो रहेगा वो किसका बना रहेगा? जास्ता का, है ना। कैथोड किसका बना रहेगा? तो जास्ता का बना रहेगा दोस्तों। क्लियर है ना। कैथोड किसका बना रहेगा? जास्ता का बना रहेगा। और भी अगर हम देख लें जास्ता से, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना, इसका फार्मूला होता है ZnO। इसे जिंक ऑक्साइड से जो बनता है वो मलहम बनाने में काम आता है। मलहम बनाने में पूछेगा कि मलहम बनाने में किसका काम आता है? मलहम बनाने में किसका काम आता है ना। तो जिंक ऑक्साइड का काम आता है ना। फिर आएगा पोर्सिलीन। पोर्सिलीन में चमक लाने में, कहेगा कि पोर्सिलीन में चमक लाने में किसका काम आता है ना। तो जाकर के जिंक ऑक्साइड का काम आता है। फिर देखेंगे आगे दोस्तों, जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड का जो काम आता है, इसका फार्मूला होता है ZnCl2, है ना। ZnCl2 क्या होता है दोस्तों? ZnCl2 इसका फार्मूला होता है। आखिर इसका उपयोग कहां करेंगे? है ना, इसका उपयोग जो करेंगे, उपयोग जो करेंगे दोस्तों, उपयोग करेंगे जाकर के हमको इसको, है ना, टेक्सटाइल उद्योग में। टेक्सटाइल उद्योग में कहेगा, है ना, कि जिंक क्लोराइड का, है ना, कहां उपयोग किया जाएगा? टेक्सटाइल उद्योग में किया जाएगा। कार्बन संश्लेषण में ताम्र, कांच,
आदि को जोड़ने में, हाँ आदि को क्या करने में, जोड़ने में, ये जिंक क्लोराइड का जो उपयोग किया जाता है टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है, और जाकर टेक्सटाइल उद्योग में है ना कार्बन संश्लेषण में, है ना ताम्र और कांच के आदि को क्या करने में, ये सबको जोड़ने में जाकर के इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। अगर और देखें कि जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, तो जिंक सल्फाइड में हम लोग देखते हैं जिंक सल्फाइड, क्या देखें दोस्तों, जिंक सल्फाइड। सल्फाइड को अगर बात करें तो जिंक सल्फाइड है ना श्वेत पेंगमेंट के रूप में करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ZnS, श्वेत पेंगमेंट, है ना श्वेत पेंगमेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, है ना। अगर ग्रेफाइट का उपयोग अगर देखें, ग्रेफाइट का उपयोग को अगर हम लोग देखें तो ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, और देखें दोस्तों इलेक्ट्रोड बनाने में और किस में इसका उपयोग किया जाता है ना, तो रंगाई में, है ना रंगाई में, है ना क्या में, रंगाई में, और देखें है ना तो जाकर के धातु पर लेप के रूप में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हमारा पूछेगा कि धातु पर लेप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ना, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, हाइड्रोजन है ना बम का आविष्कार किसने किया, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सैमुअल कोहेन, है ना एडवर्ड टेलर, है ना, ये तीन व्यक्ति हैं, है ना, चार ऑप्शन है ना। तो आखिर आप बताना है राइट आंसर कि हाइड्रोजन बम के आविष्कार किसने किया, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाकर के, है ना एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। आगे देख ले कि अगर कुछ आविष्कारक के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, है ना, तो ई टारसेली, है ना। साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो मैकमिलन किया। कौन किया, साइकिल का आविष्कार मैकमिलन किया। फिर अगर आगे देखे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बैबेज किया, है ना, चार्ल्स बैबेज। डायनेमो का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया, डायनेमो का आविष्कार। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो रुडोल्फ डीजल ने किया, है ना। ये सब याद रखना है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, है ना। फिर जाकर के आपको डायनेमो का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, है ना। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया, कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया दोस्तों, है ना, तो रॉल्फ, है ना, बेजवुड, है ना, रॉल्फ बेजवुड ने। ये सब याद करते चलिएगा दोस्तों, लिखते चलिएगा, है ना। एक सेट मराने का मतलब ही नहीं होता है ना कि सिर्फ जाकर के सेट लगा दे बस हो जाए, उससे मतलब नहीं। कम क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा लिखिए, ज्यादा रटिए, तब जाकर के रिजल्ट होने वाला है ना। अगर देखा जाए दोस्तों
फोन का अगर देखा जाए, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। थॉमस अल्वा एडिसन, हाँ ना, थॉमस अल्वा एडिसन ने जाकर के ग्रामोफोन का क्या किया? आविष्कार किया दोस्तों। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? लिखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का समान रक्त दाब कितना होता है ना? 120/80, 80/20, 120/160 है। फिर डी में है या करके 85/150। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 120/80। एंड राइट आंसर क्या होगा? 120/80 होगा इसको दोस्तों, है ना। अब इससे देखते हैं, है ना, कि आखिर रक्त दाब मापने के यंत्र क्या कहते हैं? रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। अगर रक्त की बात करें, रक्त की अगर हम बात करें तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक है। मानव के भार का, मानव भार का 60% रक्त पाया जाता है। कहेगा रक्त कितना पाया जाता है? तो मानव भार का 60% पाया जाता है। अगर रक्त का पीएच मान देखें दोस्तों, पावर, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान देखे तो 7.4 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षारीय बोलते हैं, है ना। अगर देखा जाए कि रक्त समान मानव के शरीर में मेल और फीमेल, मेल में होता है 5 से 6 लीटर, यहाँ ½ लीटर दोस्तों कम कर दीजिएगा, वो कहाँ जाएगा? जाएगा फीमेल का जाकर के रक्त आ जाएगा। जितना मेल में होता है उससे आधा लीटर लगभग, है ना, कम किस में होता है? फीमेल में होता है। इस समझ में आया, है ना। रक्त दाब मापने का यंत्र सिर्फ, है ना, स्फिग्मो मैनोमीटर। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है ना। कहाँ पाया जाता है? रक्त मानव शरीर का कितना पाया जाता है ना? भार का 60% पाया जाता है। पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको क्षारीय बोलते हैं। मेल में, समान मानव में रक्त जो होगा मेल में 5 से 6 लीटर, और फीमेल में जाकर के, है ना, मेल से जाकर के ½ लीटर का हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। और इसमें बात करें तो और ध्यान दीजिएगा, है ना। रक्त के 2 मुख्य भाग होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर राणु। प्लाज्मा और रुधिर राणु। प्लाज्मा क्या होता है? रुधिर राणु, है ना। और इसमें प्लाज्मा में जाकर के सेरम, प्लाज्मा में, है ना, एक जाकर के फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। कहेगा कि फाइब्रोनोजेन प्रोटीन किसे पाया जाता है? तो जाकर के प्लाज्मा पाया जाता है। किसे पाया जाता है ना? प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर देखें, है ना, कि रुधिर राणु जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। और 2 प्रकार है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का 3 से लेकर के 5 दिन जीवन काल होता है दोस्तों, ध्यान रखना। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, है ना, जाकर 3 से लेकर के 5 दिन, ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। उपास्थि जगह कार्टिलेज बोलते हैं। अस्थियों के निर्माण और, है ना, संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? यानी कि उपास्थि और अस्थि के निर्माण में, है ना, निर्माण में संपोषक आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन ए में मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में
है ना, बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में है ना जिंक, ऑप्शन डी में है ना सिलिकॉन। राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। किसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों है ना, राइट आंसर होगा है ना जाकर के कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम है ना, क्या हो जाएगा? कैल्शियम। और कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का बात करें तो घर पोतने में, घर पोतने में, घर में मृदु, घर को मृदु बनाने में, घर को मृदु बनाने में उपयोग किया जाता है। हड्डी का जो मजबूती होता है, हड्डी का मजबूती जो होता है वो जाकर के है ना विटामिन डी से होता है, विटामिन डी से होता है। और विटामिन डी जो प्राप्त होगा दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होगा। कहेगा कि विटामिन डी किससे प्राप्त होगा? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होगा, है ना, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होगा। और हड्डी में पाया जाता है क्या क्या? हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, है ना। हड्डी में क्या पाया जाता है दोस्तों? है ना कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। किसका निलंबन है ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है ना? तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रो है ना हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का, है ना, किसका जाकर के है ना एक निलंबन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो जाकर के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन है। अगर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र होता है MgOH होल्ट वाई, MgOH, और इसी को बोलते हैं मिल्क, अन्य नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी का नाम है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चीनी उद्योग में। कहाँ उपयोग किया जाता है? चीनी उद्योग में, है ना। कहाँ किया जाता है? चीनी उद्योग में। फिर देखेंगे कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का जो उपयोग किया जाता है, उपयोग जो किया जाता है दोस्तों वो जाकर किया जाता है ना रॉकेट के ईंधन के रूप में कहेगा कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाएगा? तो रॉकेट के ईंधन के रूप में इसका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में कैल्शियम हाइड्रेट, ऑप्शन सी में कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ऑप्शन डी में कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर बतलाने का क्या दोस्तों प्रयास कीजिएगा, है ना। राइट आंसर बतलाने का क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर जाकर के है ना क्या होगा? राइट आंसर इसका
क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रोक्साइड। अगर देखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4, हाँ ना, CaSO4H2O, या बोल सकते हो दोस्तों CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? यानी प्लास्टर पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4H2O, है ना, या तो फिर CaSO4, है ना, हाफ H2O होता है ना, ध्यान दीजिएगा। होल्ट वाइज होता है दोस्तों होल्ट वाइज, ये राइट है ना। CaSO4 होल्ट वाइज H2O, है ना, H2O हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? सूत्र होता है। उपयोग कहां करते हैं? उपयोग कहां करते हैं? उपयोग कहां करते हैं? तो उपयोग करते हैं दोस्तों मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में, शल्क चिकित्सा के रूप में जो प्लास्टर वगैरह होता है ना, दीवार को चिकना करने में, दीवार को चिकना करने में, है ना, दीवार को चिकना करने में, है ना। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? जिप्सम से होता है, जिप्सम से होता है। पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है ना, जिप्सम से होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 होल्ट वाइज, है ना, H2O, या बोल सकते हैं CaSO4, है ना, हाफ H2O, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा के रूप में, या बोल सकते हो पर जाकर के प्लास्टरा के रूप में, दीवार को चिकना करने में, है ना, इसका जाकर के उपयोग किया जाता है। इसका खोज जाकर के, है ना, पेरिस में हुआ था, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो खोज हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? पेरिस में, है ना, पेरिस में जाकर के इसका क्या हुआ था, है ना, खोज हुआ था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पेरिस जाकर के, है ना, किस नदी किनारे है? तो नदी का नाम पूछा है दोस्तों, तो सीन नदी किनारे है ना। किस नदी किनारे है ना? सीन नदी के किनारे है ना। और कहाँ की राजधानी? पेरिस, है ना। राजधानी कहाँ के है? तो फ्रांस का राजधानी है ना, फ्रांस का राजधानी है। कहाँ फ्रांस का राजधानी दोस्तों? पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है ना, वो क्वेश्चन दोस्तों, है ना। ऑप्शन बतलाइएगा, लोहा, कार्बन, जिंक, है ना। बी में है लोहा, जिंक, मैग्नीशियम। सी में है जाकर के लोहा, क्रोमियम और निकेल। डी में है लोहा, क्रोमियम और कार्बन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, राइट आंसर होगा जाकर के लोहा, कार्बन, है ना, और क्रोमियम। लोहा, कार्बन, जिंक नहीं होगा। लोहा, जिंक, मैग्नीशियम नहीं होगा। लोहा, क्रोमियम, निकेल, हाँ राइट आंसर हो सकता है ना। लोहा, क्रोमियम, निकेल। आखिर स्टेनलेस स्टील में रहता क्या क्या? लोहा प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ये चार चीज मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनता है। ये चार चीज मिलकर क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है ना। इसका उपयोग कहां किया जाता है? चिकित्सा और प्रयोगशाला के उपकरण में। कहेगा कि प्रयोग क्या कहा किया जाएगा? चिकित्सा और प्रयोगशाला के उपकरण में। और ये स्टेनलेस स्टील ऐसा है जिस पे जंग नहीं लगता है ना, जंग नहीं लगता है। किस पर जंग नहीं लगता है? तो स्टेनलेस स्टील पर जाकर दोस्तों, है ना, जंग नहीं लगता है ना, समझिएगा। फिर देखिए इसी में एक होता है जाकर के रोज
क्या होता है दोस्तों? रोज मेटल होता है। और रोज मेटल में क्या है ना, रोज मेटल में क्या क्या होता है? Bi, Pb, Sa। आखिर Bi कितना परसेंट होगा? बेरिलियम 50%, Pb जाकर के 28%, और Sn जाकर कितना परसेंट होगा दोस्तों, है ना, तो जाकर के है ना 22%। अब आपको ये बताना है कि Bi का मतलब क्या होता है, Pb का मतलब क्या होता है, और Sn का मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कि Bi मतलब क्या होगा, Pb मतलब क्या होगा, और Sn मतलब क्या होगा। हम बतला दिए, है ना। इसके बाद आपको बतलाना है, ठीक है दोस्तों, है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो बनता है वो किससे बनता है? एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम से, प्लस मैग्नीशियम से मिलकर के जाके बनता है कौन, क्या बनता है? मैग्नीशियम बनता है। एल्युमिनियम जो होता है दोस्तों वो 95% होता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो जाकर के सॉरी है ना 5% होता है। कितना परसेंट होता है दोस्तों, है ना 5% होता है ना। नेक्स्ट चले तो टाइप मेटल, टाइप मेटल, हाँ क्या होता है दोस्तों? टाइप मेटल में क्या क्या होगा? Pb, Sb, Sn, है ना। Pb, Sb, Sn कितना होता है? 82%, 15%, और कितना प्रतिशत दोस्तों? 3%, है ना, जाकर के टाइप मेटल में होता है। पूछेगा कि टाइप मेटल किसके किसके मिलकर बना है, तो Pb, Sp और जाकर के Sn। ये बतलाना आपको, है ना, कि Pb मतलब क्या होता है, अभी पूछे हैं। Sp मतलब क्या होता है, Sn मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। कहीं देखिए टाइम को थोड़ा सा हम लोग देखते हुए चलेंगे। 20 क्वेश्चन रहता है ना, 1 घंटा लगा वीडियो हो जाता है ना। 1 घंटा वीडियो को पार ना करे, जिसकी वजह से थोड़ा है ना, और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? जो कांच होता है, जो शीशा होता है, वो नीला रंग कौन प्रदान करेगा? ऑप्शन ए में है ना कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी में है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी में है आयरन ऑक्साइड, और ऑप्शन डी में जाकर के निकेल ऑक्साइड। राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा, है ना, यानी कि नीला प्रकाश, नीला कांच, है ना। नीला कांच जो होता है वो जाकर के कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। फिर देखें कि हरा कांच सोडियम, सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, या बोल सकते हैं, है ना, फेरस, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है ना। फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। अगर भूरा में देखा जाए, है ना, कि भूरा कांच तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ऑक्साइड के कारण होता है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर बोलेगा कि नीला कांच किसके कारण, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, हरा कांच सोडियम का क्रोमेट के कारण, या बोले फेरस ऑक्साइड के कारण, और भूरा कांच बोलेगा तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। क्लियर है? आखिर एक चीज और देखा जाए कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में, जो कांच है ना दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में, किस रूप में है? ठोस के रूप में। एक अशीतलित द्रव है, एक अति शीतित ये द्रव है दोस्तों, है ना। एक क्या है? एक अतिशीतित द्रव है। समझ में आ रहा बात को? याद करते चलेगा। क्या कांच क्या है?
एक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव है, एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन है ना क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में रक्त को थक्का जमाने में है ना, रक्त को है ना थक्का जमाने में है ना कौन सा विटामिन जो है दोस्तों, है ना कौन सा विटामिन जो है दोस्तों, है ना वो जाकर क्या होता है ना कौन सा विटामिन है ना जो जाकर क्या होता है स्कंदित होता है जाकर के, है ना कौन सा विटामिन होता है, तो समझने का प्रयास करना, है ना कौन सा विटामिन होगा दोस्तों, है ना तो जाकर के विटामिन जो हो जाएगा वो जाकर के, है ना कौन सा विटामिन होगा आप बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। कौन राइट आंसर होगा, विटामिन के, है ना। अब विटामिन के होता है और आपको पता होगा कि रक्त कनिकाएं कितने होते हैं दोस्तों, तो दो होते हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होगा, अनास्थि मज्जा में। कहेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। और ये जाकर के आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में। कैसा, लाल अस्थि मज्जा में। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोला जाएगा तो पीला अस्थि मज्जा में होता है ना। कहेगा कि आरबीसी का निर्माण किस प्रकार का अस्थि मज्जा में, तो लाल अस्थि मज्जा में। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण किस अस्थि मज्जा में, है ना, तो पीला अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए में, है ना, जैंथोफिल, बी में राइबोफ्लेविन, सी में है ना राइब्रियोलोस, और डी में जाकर दोस्तों है ना कैरोटीन। डी में क्या है, कैरोटीन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों है ना कैरोटीन, है ना। गाय का दूध जो पीला होता है और किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण होगा दोस्तों, है ना कैरोटीन के कारण। और देखें कि दूध में जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, हाँ लैक्टिक अम्ल होता है। फिर देखा जाए कि दही खट्टा है ना, क्या होता है, तो लैक्टिक को लैक्टोस में बदल देता है जिसके कारण खट्टा होता है। लैक्टिक को क्या बदल देता है, लैक्टोस में बदल देता है जिसके वजह से दही क्या होता है दोस्तों, खट्टा होता है। लैक्टिस को कहां बदल देगा, लैक्टो को बदल देगा, है ना, खट्टा हो जाता है। ठीक जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, बी में लिपिड, सी में प्रोटीन, और डी में जाकर के है ना एमिनो अम्ल। तो एंजाइम जो मुख्य रूप से है दोस्तों, है ना, मुख्य रूप से एक प्रोटीन है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या है, एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। अगर देखा जाए एंजाइम प्रोटीन है। हमारे शरीर की ग्रंथि, आखिर एंजाइम कहते क्या, हमारे शरीर की ग्रंथि से रस स्रावित करते हैं। हमारे शरीर की ग्रंथि से रस स्रावित करते हैं, जो क्या कहलाता है, जो एंजाइम कहलाता है ना। हमारा शरीर से जो रस स्रावित करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे, है ना। जैसे लार ग्रंथि से टाइलिन, कौन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। माल्टोज
है ना, ये जाकर के एंजाइम का स्रावित होता है। कहेगा कि टाइलिन एंजाइम का स्राव कहां से होगा, लाल ग्रंथि से। मल्टोज एंजाइम का स्राव कहां से होगा, है ना, तो जाकर के लाल ग्रंथि से। और देखे अग्नाशय, अग्नाशय देखेंगे दोस्तों तो ट्रिप्सन, इमाइलेज और एक होता लाइपेज। ये जाकर के अग्नाशय स्रावित होता है। ट्रिप्सन, इमाइलेज और जाकर के लाइपेज, ये सब जाकर के स्रावित होता है। किससे होता है, तो अग्नाशय से। और ये सभी के सभी क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कान में कितनी हड्डियां होती है, 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, राइट आंसर होगा 6। कान में कितना हड्डियां होते हैं, है ना, तो 6 हड्डियां होते हैं। और हम बात करें कि कान में हड्डी देखा जाए कितना हड्डी होगा दोस्तों, है ना, 6 हड्डी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन 6 हड्डियां, तो 3 जोड़ा हो जाएगा ना दोस्तों, है ना। तो मैलियस, मैलियस क्या होगा, है ना, 2 होगा, है ना। इंकस, इंकस क्या होगा दोस्तों, इंकस की संख्या 2 होगा। फिर अगर देखा जाए एस्टेपिस, एस्टेपिस क्या होगा दोस्तों, ये भी 2 का होगा। और जो एस्टेपिस जो है ना, ये सबसे सबसे छोटी हड्डी है, हड्डी है ना। कहेगा कि शरीर का सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस। कान में कहा कि 3 जोड़ी हड्डियां है, यानी 6, है ना। तो मैलिस, मैलिस, इंकस, एस्टेपिस। एक से छोटा हड्डी जो होगा वो क्या होगा, एस्टेपिस होगा। और मानव शरीर में हड्डी की बात करें, मानव शरीर में, हाँ, तो 206। अब जिस समय जन्म लेता है बच्चा, जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होते हैं। कितना हड्डियां होते हैं, 300 हड्डियां होते हैं। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखें कि खोपड़ी में, खोपड़ी में हड्डी जो होते हैं 29 वो होते हैं। कितना होते हैं, 29। और इसमें से 8 हड्डी जो होते हैं वो संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से मस्तिष्क, मस्तिष्क में होते हैं, संयुक्त रूप से कहा होते हैं दोस्तों, मस्तिष्क में होते हैं। तालवा में देखें, तालवा में जो हड्डी होते हैं वो कितना होते हैं, 10 होते हैं। अगर हाथ और पैर मिला के देख लें, हाथ पैर देख लें, तो दोनों मिला के कितना हो जाए दोस्तों, है ना, 7 और 7 120 हड्डियां हो जाएगा। फिर घुटना के हड्डी को, है ना, घुटना, घुटना के हड्डी क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे, पटेला। और पटेला की संख्या कितना होता है, 2। समझिए क्वेश्चन को, है ना। और शरीर के सबसे बड़ी हड्डी, शरीर, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी जो होगा दोस्तों, उसका नाम है फीमर। और शरीर के सबसे जो मजबूत हड्डी होगा, मजबूत, मजबूत जो होगा वो जबड़ा का हड्डी होगा। कौन सा हड्डी होगा दोस्तों, जबड़ा का हड्डी होगा। ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन पे, है ना। क्या कान में कितना जोड़ी हड्डी, कितना हड्डियां है, 6, है ना। कितना जोड़ी है, तो 3 जोड़ी है। पहला मैलियस की संख्या 2, है ना। इंकस की संख्या 2, एस्टेपिस की संख्या 2। सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, एस्टेपिस कहते हैं। मानव शरीर की, है ना, में हड्डी की संख्या कितना, 206, है ना। जिसमें बच्चा जन्म लेता है उसमें कितना है, 300। खोपड़ी में कितना है, 29 है। मस्तिष्क में कितना है जाकर के, संयुक्त रूप से 8। तलवा में कितना है, 10। हाथ पर मिलाकर के 7 और 7 120। घुटना कितने क्या कहते हैं, पटेला। कितना संख्या, 2, है ना। फिर शरीर के सबसे बड़ी हड्डी यानी कि लंबी हड्डी, है ना, फीमर है, हो जाएगा। और जाकर के, है ना, सबसे मजबूत हड्डी बोला जाए तो जबड़ा की हड्डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम उत्तक निम्नलिखित में किस पदार्थ का संवहन करता है ना। तो आप ध्यान दीजिए, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जा से जाइलम और जा से जल, और जल के साथ साथ खनिज लवण भी लेकर के जाता है।
है ना। जल के साथ साथ क्या लेके जाता है, खनिज लवण भी लेकर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगर फ्लोएम बोलेगा, फ्लोएम बोलेगा तो भोजन, जो पातियों में जो भोजन का संग्रह होता है, जो भोजन बनता है, वो जा करके पेड़ पौधे के विभिन्न भागों पर पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। नेक्स्ट चीजों में चलते हम लोग। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है ना, तो वायवीय तना, मूल, सल्क पत्र, है ना, कली। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सल्क पत्र में। कहा होगा, है ना, तो सल्क पत्र में होगा दोस्तों, है ना। कहा होगा, है ना, तो सल्क पत्र में होगा। अगर देखा जाए, है ना, देखा जाए, है ना, कहा होगा, है ना, तो सल्क पत्र में होगा। अगर देखा है प्याज के गुणसूत्र देखा जाए, गुणसूत्र देखा जाए तो गुणसूत्र होता है कितना दोस्तों, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। एस्केरिस के अगर गुणसूत्र देखा जाए, है ना, गुण सूत्र देखा जाए दोस्तों, तो गुणसूत्र इसका हो जाएगा जाकर के, है ना, आपका 1300 से, है ना, 1600, है ना, 1300 से कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना, 1600 हो जाएगा, है ना। 1300 से कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, है ना, नेक्स्ट बात करें, है ना, बैटरी में थोड़ा डाउन कर गया तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी चलेंगे, है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जल्दी चलेंगे। जैसे लौंग, लौंग कहां से बनेगा, जाकर के फूल के कली से बनेगा। लौंग कहां से बनेगा, फूल के कली से। केसर कहां से बनेगा, पौधा के, है ना, तो पौधा का वार्तिकाग्र, कहां से, वार्ती, है ना, वार्ती काग्र से बनेगा। कहां से बनेगा, वार्तिकाग्र से। हेरोइन कहां से बनेगा दोस्तों, अफीम, अफीम, है ना, पोस्ता से। अफीम और कहां से बनेगा, पोस्ता से बनेगा। ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना है ना। प्याज का गुणसूत्र 16, और एस्केरेसिस का गुणसूत्र 1300 से 1600। लौंग किस, लौंग पौधा किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल यानी कली के भाग से। केसर कहां प्राप्त किया जाता है, पौधा के वार्तिकाग्र से। और हिरोइन कहां प्राप्त किया जाता है, अफीम और पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यकृत, अस्थि-मज्जा, हार्मोन, हृदय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाकर के अस्थि-मज्जा। हम ये बतला करेंगे आपको, है ना, कि जाके लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है वो अस्थि-मज्जा से होता है। और पता होना चाहिए, है ना, अस्थि-मज्जा में दो प्रकार के होते हैं, एक लाल और एक जाकर के पीला, है ना। एक क्वेश्चन हम क्या किए हैं दोस्तों, आप लोग बता दिए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, है ना। उपभोक्ता संशोधन के प्रमुख कारण क्या है, उपभोक्ता संशोधन के प्रमुख कारण जो है इनमें से क्या दोस्तों, सभी। उपभोक्ता संशोधन के प्रमुख कारण क्या है, इनमें से सभी। पहला अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखा जाए, अधिनियम कब आया था, पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था दोस्तों 1900 जाकर के 86 में। अगर दूसरा बात करें, दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था वो 2019 में। और तीसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था दोस्तों वो जाकर के आया था, वो जाकर के, है ना, 2020 में आया था दोस्तों। क्या आया था, 2020 में आया था। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, है ना, तो 24 जुलाई 2020 को हुआ था। 24 जुलाई 2020 को हुआ था। ध्यान रखना आपको, है ना। पहला क्वेश्चन है बोला था उपभोक्ता संशोधन, है ना, शोषण के प्रमुख कारण क्या है, तो सूचना का अभाव। बी में है वस्तुओं की सीमित आपूर्ति। सी में है उपभोक्ता की अज्ञानता, है ना। तो पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, दूसरा 2019 में और तीसरा जाकर 2020 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। और 24 जुलाई
है ना, 2020 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। रॉलेट ट्रेड के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाया था, है ना? तो ऑप्शन ए में है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी में गांधी जी, है ना, ऑप्शन बी में है दोस्तों, है ना, गांधी जी। कहां गया क्वेश्चन? है ना, ऑप्शन बी में कौन है दोस्तों? गांधी जी। ऑप्शन सी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी में स्वामी श्रद्धानंद, है ना, श्रद्धानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। कहां आंदोलन चलाए थे दोस्तों? तो दिल्ली में। कहां चलाए थे? दिल्ली में। रॉलेट टैक्स कानून, है ना, रॉलेट टैक्स कानून जो बना था दोस्तों, वो जाकर कब बना था, है ना, जो पारित हुआ था 2000 सॉरी, है ना, 1919 में। रॉलेट टैक्स कानून का पारित हुआ था 1919 में, और गांधी जी के द्वारा, है ना, गांधी जी के द्वारा, है ना, जाकर के इसे काला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। कहेगा रॉलेट ट्रेड कानून को, है ना, किसने काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहे थे, है ना। कौन कहे थे दोस्तों? है ना, महात्मा गांधी ने। रॉलेट ट्रेड कानून में, है ना वकील रख सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और ना दलील दे सकते हैं, दलील दे सकते हैं। ये तीनों बात को ध्यान रखना है ना। राष्ट्रव्यापी गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा राष्ट्र, है ना, राष्ट्र व्यापी आंदोलन चलाया गया था, हड़ताल आंदोलन चलाया था, हड़ताल किया गया था, हड़ताल किया गया था, और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी किया गया था। राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया था, और जाकर के 13 अप्रैल को जाकर के दोस्तों आपको पता होगा, है ना, कि देश का सबसे दुखद घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कांड हुआ था, और जाकर के इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे, है ना। कितना लोग मारे गए थे? 1000 लोग मारे गए थे। इसके लिए कमेटी का गठन हुआ था, जालियांवाला जांच के लिए, है ना, कमेटी का गठन हुआ था, जिसका नाम था हंटर आयोग, है ना। कौन आयोग का गठन हुआ था? है ना, हंटर आयोग का जाकर के गठन हुआ था, रॉलेट ट्रेड कानून जांच करने, जालियांवाला बाग को, है ना, जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी, है ना, पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए में, यानी किसने, है ना, खिलाफत आंदोलन को, है ना, हिंदू मुस्लिम का एकता को, है ना, एकता के, है ना, एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ऑप्शन ए में है ना, अली बंधु, बी में है अबुल कलाम आजाद, सी में है महात्मा गांधी, और डी में जाकर के खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी, है ना। कौन? हिंदू मुस्लिम एकता। यानी कि आगे ये देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन जो चला था वो जाकर के 1919 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था। खिलाफत आंदोलन कब चला था? 1919 से लेकर के 1922 तक के। इसका नेता जो थे, वो नेता जो थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, और एक और थे शौकत अली। अब ये दोनों को जाकर के अली बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अली बंधु कहा जाता है। कहेगा, है ना, कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और जाकर के, है ना, शौकत अली। और ये दोनों का बोला जाता है दोस्तों, है ना, तो ये दोनों को बोला जाता है जाकर के अली बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अली बंधु कहा जाता है। फिर देखें इंडियन, ये जाकर के अबुल कलाम आजाद के बारे में एक पुस्तक लिखे थे अबुल कलाम आजाद। देख लेते हैं इनका पुस्तक का नाम क्या था। तो इंडियन बीन्स फ्रीडम, इंडिया बीन्स
फ्रीडम, इंडियन मीन्स क्या है, फ्रीडम है निकलेगा, है ना। किताब एक है, ग्रंथ है ना। फिर एक और है खुदाई खिदमतगार, जाकर के खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार संगठन, है ना, संगठन बनाए थे। और बनाए थे कब, 1929 ईस्वी में, है ना। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। ये बात समझ में आया। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक, 1922 तक के। प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली बोल सकते हैं, ये दोनों का अली बंधु कहा जाता है, अली बंधु कहा जाता है ना। फिर देखें कि अबुल कलाम आजाद एक पुस्तक लिखे थे, इंडिया मीन्स फ्रीडम। उसके बाद देखें खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार का संगठन बनाए थे 1929 में, और इन्हें क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, है ना। सारा लिखते हुए चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और आज क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, 20 नंबर क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन है ना, 14 जुलाई 1542 को वार्धा महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है ना, राजगोपालाचारी, बी में अबुल कलाम आजाद, सी में है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी में जाकर के एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, अबुल कलाम आजाद। कौन होगा, अबुल कलाम आजाद होगा, है ना। अगर देखा जाए अबुल कलाम आजाद के बारे में, हो जाकर के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अध्यक्ष बने। कहेगा कि अबुल कलाम आजाद, है ना, कब जाकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस के जाकर रामगढ़ अधिवेशन बने। और कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था, है ना। और अगर देखा जाए कि अबुल कलाम आजाद सबसे लंबा, यानी कि आजादी के पहले, है ना, आजादी के पहले सबसे लंबा कार्यकाल वाला कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। और देखा जाए तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, है ना, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, है ना। बैटरी डाउन करके आज और बस इतना ही, है ना। नेक्स्ट देखेंगे।